नेशनल अचीवमेंट सर्वे कक्षा 10वीं विषय गणित, जिसके टेस्ट पेपर 3 का भाग 3 आज हम हल करेंगे, जिसमें हम प्रश्न 23 के आगे के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न 24, नीचे दिखाए गए दो ठोस एक समान घन से मिलकर बने हैं। घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल p वर्ग सेंटीमीटर है। चित्र 1 के ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल q वर्ग सेंटीमीटर है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प चित्र 2 के ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निरूपित करेगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना घन की प्रत्येक भुजा a है, तब प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल p वर्ग सेंटीमीटर है उसका जो मान होगा a स्क्वायर के बराबर होगा, तथा चित्र 1 का जो ठोस है जो कि घनाभ के आकार का है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई के बराबर होता है, जो कि हमें यहाँ पर q के बराबर दिया है। तथा पहले चित्र के अनुसार घनाभ की जो लंबाई है वो 2a और चौड़ाई 2a तथा ऊंचाई भी a के बराबर है। तब इसकी सहायता से यदि हम पहले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जो कि 16a वर्ग के बराबर होगा। अब हमें चित्र 2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जो कि घनाभ के आकार का है। इसमें ठोस की जो लंबाई है वो 4a, चौड़ाई है वो a और ऊंचाई भी a के बराबर है। इस आधार पर दूसरे ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे तो वो हमें 18a वर्ग के बराबर प्राप्त होगा। 18a वर्ग को यदि हम 16a वर्ग धन 2a वर्ग लिख देते हैं तो 16a वर्ग जो कि q के बराबर है तथा a वर्ग का मान p के बराबर है। इस आधार पर इसका जो आंसर होगा q प्लस 2p होगा। तब प्रश्न 24 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 25, एक जादूगर ने 1 से 100 तक की संख्या कार्ड को एक पंक्ति में सही क्रम में रखा। उसने एक चाल चली जिसमें उसने वो सभी कार्ड गायब कर दिए जिसमें p का अंक 0 था। क्रम में आगे के कार्ड ने उसकी जगह ले ली। तब चाल चलने के बाद संख्या 88 की स्थिति में होगी। हमें 1 से 100 तक के में केवल 88 अंक की स्थिति जानना है। तब हम यदि 1 से 88 के लिए यदि हम 1 से 69 तक देखें कि 7 का अंक कहाँ कहाँ आता है, तो हम देखते हैं कि 7 का अंक 7, 17, 27, 37, 47, 57 और 67 इस प्रकार 7 बार आ रहा है। तथा 70 से 79 तक जो 7 का अंक है 70, 71, 72 जो कि 10 बार आ रहा है। तथा 81 से 88 तक 87 में 7 का अंक आ रहा है। इस प्रकार 7 का अंक कुल 18 बार यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तब 88 चाल चलने के बाद जो 88 में 18 स्थान पीछे की ओर खिसकेगा, अर्थात 88 माइनस 18 बराबर 70वीं स्थिति में 88 होगा। तब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न 26, नीचे दिए गए चित्र में L और M समांतर रेखाएं हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प कोण POR का माप है। हमने यहाँ पर L और M के समानांतर एक रेखा N खींच ली। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तब यहाँ पर हमने कोण P और O का जो ऊपरी भाग है यदि हम उसको x मान लेते हैं तो 130 धन x बराबर 180 होगा। इस आधार पर x का मान 50 प्राप्त होगा। इसी प्रकार कोण O का जो निचला भाग है यदि इसे हम y माने तो y धन 112 बराबर भी 180 होगा। इस आधार पर y का मान 68 या 68 अंश प्राप्त होगा। तब हम कह सकते हैं O का जो मान है x प्लस y के बराबर प्राप्त होगा, जहां x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 68 है। इस आधार पर कोण O का जो मान है 118, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। प्रश्न 27, जिसमें लिखा है ललित और शेखर के पास अलग अलग आकार के वर्गाकार खेत हैं। उन्होंने अपने अपने खेत के चारों ओर बिना किसी अंतर ओवरलैप के तार की बाड़ लगाई। ललित ने तार के 8 बंडल उपयोग किए और प्रत्येक बंडल में तार की लंबाई 20 मीटर थी। इसके लिए उसने कुल 800 रुपये खर्च किए। शेखर ने कुछ अन्य बंडल उपयोग किए, प्रत्येक बंडल में तार की लंबाई 30 मीटर थी। उसने कुल 300 रुपये खर्च किए। दोनों ने प्रति मीटर तार के लिए समान पैसे चुकाए, तो दोनों खेतों की भुजाओं की लंबाई का क्या अंतर है। ललित ने
तार के 8 बंडल उपयोग किए जिसमें प्रत्येक बंडल की लंबाई 20 मीटर थी, तब ललित के द्वारा उपयोग किया गया तार 20 गुणा 8 बराबर 160 मीटर होगा तथा ललित ने कुल 800 रुपये खर्च किए। तो यदि हम प्रति मीटर तार की पर व्यय राशि निकालना चाहें तो 800 भागित 160 बराबर 5 रुपये प्रति मीटर तार पर खर्च करेगा। चूँकि हमें यह पता है ललित का खेत वर्गाकार है, तब उस खेत के एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है तो भुजा भागित 4 होगा। इस आधार पर 160/4 अर्थात 40 मीटर। तो ललित के वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 40 मीटर प्राप्त होती है। अब शेखर ने टोटल 300 रुपये खर्च किए, पर प्रश्न में ये दिया गया है कि दोनों का व्यय प्रति मीटर समान है, इसलिए शेखर के बंडल के जो तार की कुल लंबाई है तो 300 भागित 5 अर्थात 40 मीटर होगी, अर्थात 60 मीटर होगी। परंतु हमें यह भी ज्ञात है कि दोनों ने प्रति मीटर तार के लिए समान पैसे चुकाए हैं। इस आधार पर उसके तार की लंबाई 60 मीटर हमें प्राप्त हो गई। शेखर का जो खेत है वह भी वर्गाकार है, तब हम शेखर के वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई निकालना हो तो हम लिखेंगे भुजा भागित 4 अर्थात 60 भागित 4। तब शेखर के खेत की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर प्राप्त होगी। प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों की खेत की लंबाई में कितने का अंतर है, तो 40 ऋण 15 बराबर 25 मीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न 28, दीपक और संतोष ने एक ही मॉडल का मोबाइल फ़ोन अलग अलग दुकानों से खरीदा। उन्होंने एक ही चिन्हित मूल्य पर अलग अलग छूट के साथ फ़ोन खरीदे। दीपक ने छूट से 640 रुपये और संतोष को दीपक से 2% अधिक छूट मिली तो उसने 800 रुपये बचाए। दीपक को कितने प्रतिशत की छूट मिली? हम यहाँ पर मान लेते हैं चिन्हित मूल्य अर्थात अंकित मूल्य। माना मोबाइल का अंकित मूल्य 100 रुपये है और दीपक को 22% की छूट मिलती है। प्रश्न में दिया है दीपक ने छूट से 640 रुपये बचाए, तब दीपक की जो छूट है x का 22% बराबर 640 अर्थात x गुणा 22/100 बराबर 640, जिससे xy की वैल्यू 64,000 की प्राप्त होगी। इसे हम समीकरण 1 से निरूपित करते हैं। अब दिया है संतोष ने दीपक से 2% अधिक छूट ली है और 800 रुपये बचाए हैं, तब x का y प्लस 2% होगा x गुणा y प्लस 2/100 बराबर 800। इसको यदि हम आगे हल करें तो हमें x की जो वैल्यू प्राप्त होगी 8,000 रुपये प्राप्त होगी। परंतु हमें अंकित मूल्य नहीं ज्ञात करना, हमें यह ज्ञात करना है कि दीपक को कितने प्रतिशत की छूट मिली। यह जो x का मान 8,000 प्राप्त हुआ है, यदि हम इसे समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें y की वैल्यू 8 प्राप्त होगी, अर्थात दीपक की जो छूट है वो 8% रहेगी। तब इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए होगा। प्रश्न 29, गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में सोना के औसत अंक 75 थे। उसने गणित के पेपर में पुनर्मूल्यांकन के पश्चात औसत बदलकर 78.5 हो गया। गणित में सोना के अंकों के बारे में पुनर्मूल्यांकन के पश्चात निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सोना के 3 विषय में औसत अंक 75 थे, तब हम कुल अंक निकालें तो कुल अंक बराबर 75 गुणा 3 बराबर 225। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात औसत चेंज होकर 78.5 हो गया, तब जो कुल अंक हैं तो 78.5 गुणा 3 बराबर 235.5। इस प्रकार उसके जो अंकों में परिवर्तन आया वह गणित के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात परिवर्तन आया है, अर्थात गणित के अंकों में वृद्धि हुई है। तो हम 235.5 में से 225 को घटा देंगे, इस प्रकार हमें 10.5 प्राप्त होगा। तब हमारा यह उत्तर कि गणित में कितने अंक बढ़े, तो हम ऑप्शन सी यह 10.5 बढ़ गया है, यह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न 30वां, निम्न में से कौन सा व्यंजक 1/2 के बराबर है? चूँकि हम ये देखते हैं चारों ऑप्शन को हल करके देखेंगे कि किसका मान 1/2 के बराबर होता। पहला p वर्ग भागित p वर्ग बटे 2। हम भाग की जगह यदि गुणा लिखें तो हम लिख सकते हैं p वर्ग गुणित 2/p वर्ग। यहाँ p वर्ग से p वर्ग को निरस्त कर देंगे तो उत्तर हमें 2 प्राप्त होगा, परंतु यह 1/2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन दिया गया ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखें
जिसमें लिखा है 1 माइनस पी भागित 2p। यहाँ पर यदि हम इसको हल करें तो इसका मान कभी भी 1/2 के बराबर नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार यह ऑप्शन भी गलत है। यदि ऑप्शन तीसरा हल करें जो कि p + 1 भागित p + 2 है, यदि हम इसे हल करें तो कभी भी 1/2 के बराबर प्राप्त नहीं होगा, तब यह ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है, परंतु हम ऑप्शन डी को भी हल करके देखें कि इसका मान क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन डी में लिखा है p वर्ग + 1 भागित 2p वर्ग + 2। यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं p² + 1 अपान 2। कॉमन लेने के पश्चात p² + 1, यहाँ p² 1 से p² 1 को क्रॉस कर दें तो हमारा मान 1/2 प्राप्त होगा। तब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 31, इसमें लिखा है विवेक ने 100 रुपये प्रति लीटर की दर से 5 लीटर संतरे का गाढ़ा द्रव खरीदा। संतरे का जूस बनाने के लिए उसने गाढ़े द्रव और पानी को 1:5 के अनुपात में मिलाया। उसने संतरे के जूस को 15 रुपये प्रति 250 मिलीलीटर की दर से बेचा। उसने अपना स्टॉल लगाने के लिए 700 रुपये खर्च किए और पानी के लिए 1 पैसा नहीं खर्च किया। उसने अपने बनाए पूरे जूस को बेचकर कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। आइए हम शुरू करते हैं। विवेक ने 5 लीटर संतरे का गाढ़ा द्रव खरीदा है और 1 लीटर द्रव का संतरे का मूल्य जो है 100 रुपये। तो 5 लीटर संतरे का जो मूल्य होगा 5 × 100 बराबर 500 रुपये, तथा स्टॉल का जो किराया है उसने 700 रुपये खर्च किए। इस प्रकार उसका कुल जो क्रय मूल्य होगा 500 धन 700 बराबर 1200 रुपये। अब संतरे का जो जूस था, गाढ़ा द्रव था, उसमें पानी की जो मात्रा है वो 1:5 में मिलाई। तब 5 लीटर में पानी की मात्रा जो होगी 1:5 के हिसाब से 25 लीटर होगी। इस प्रकार कुल जूस जो होगा 5 लीटर गाढ़ा द्रव और 25 लीटर पानी मिलाकर 30 लीटर के बराबर होगा। अब जो उसे बेचने की दर है 15 रुपये प्रति 250 मिलीलीटर है। चूँकि हमें लीटर में बेचना है तो यदि हम इसको देखें 250 मिलीलीटर का विक्रय मूल्य 15 रुपये है, तो 1 लीटर का विक्रय मूल्य 15 × 4 बराबर 60 रुपये होगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इस आधार पर 1 लीटर का विक्रय मूल्य 60 रुपये प्राप्त हुआ और कुल जूस उसके पास 30 लीटर है। इस प्रकार 30 लीटर का जो विक्रय मूल्य है 30 × 60 बराबर 1800 रुपये हुआ। जब उसका कुल लागत मिलाकर क्रय मूल्य 1200 रुपये और विक्रय मूल्य 1800 रुपये था। इस प्रकार उसे जो लाभ हुआ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य की सहायता से 600 रुपये का लाभ हुआ। परंतु हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है लाभ × 100 बटे क्रय मूल्य। इस आधार पर लाभ का मान 600 × 100 बटे क्रय मूल्य 1200। 600 से 1200 को यदि हम काटें तो 2 बार कटेगा और 2 से 100 को काटें तो 50 बार कटेगा। इस आधार पर लाभ का जो प्रतिशत है 50% होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। प्रश्न 32 और 33 एक चार्ट के आधार पर, एक प्रतियोगिता के आधार पर हमें तय करना है। एक प्रतियोगिता में फुटबॉल की 4 टीमें PQ, R और S प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। चयन चरण में प्रत्येक टीम प्रत्येक साथ ठीक एक बार खेलती है। खेले जाने वाले प्रत्येक मैच में खेलने वाली टीमों को अंक इस प्रकार दिए जाते हैं। जीतने वाली टीम को 2 अंक मिलते हैं और हारने वाली टीम को ना तो कोई अंक मिलता है, ना ही उसके कोई अंक कटते हैं। यदि मैच बराबरी पर खत्म होता है तो दोनों टीमों को 1 अंक मिलता है। चयन चरण के पूरा होने के पश्चात तीनों टीमों के अंक नीचे तालिका में दिए गए। टीम P के 0 अंक हैं, Q के 4 अंक हैं, S के 3 अंक हैं। इस आधार पर प्रश्न 32 हमें हल करना है, जिसमें लिखा है यदि टीम Q के द्वारा खेला गया कोई भी मैच बराबरी पर ख़त्म नहीं हुआ है तो टीम R के अंक कितने थे। हम इस टेबल को थोड़ा सा परिवर्तित करके बना लेते हैं और चारों टीमों के नाम लिख के P, Q, R, S, जिन्हें प्रत्येक को 3-3 मैच खेलना है। और यहाँ पर हमें पता है P के 0 अंक हैं, Q के 4 अंक हैं और S के 3 अंक हैं। R के बारे में हम अंक निर्धारित करेंगे। तो इसमें सबसे पहले P
के 0 अंक हैं, अर्थात P किसी से भी कोई मैच नहीं जीतता है, तो P के 0 अंक हो गए। Q जो है यहाँ पर 4 अंक प्राप्त करता है। 4 अंक प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, 2 मैच जीत जाए या 3 बराबर हो जाए। तीनों बराबर हो जाएंगे तो 3 अंक होते हैं, चूंकि इसके 4 अंक, इसका मतलब Q यहाँ पर 2 मैच जीता है। और यहाँ लिखा भी गया है कि Q का कोई भी मैच बराबरी पर समाप्त नहीं हुआ है, परंतु S के 3 अंक हैं, इसका मतलब S का 1 मैच बराबरी पर समाप्त हुआ है। S P से जीतेगा ही, क्योंकि P के 0 अंक हैं, Q से बराबरी पर ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब R और S का जो मैच है वो बराबरी पर ख़त्म हुआ है। तथा R का जो P से मैच है, R P से भी जीतेगा। Q 2 मैच जीतता है, 1 मैच वो P से जीतेगा और 1 मैच वो S से जीतेगा। इस आधार पर R 2 मैच जीतेगा और 1 मैच बराबरी पर रहेगा। 2 मैच जीतने के 4 अंक और 1 बराबरी के 5। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि R टीम के जो अंक होंगे 5 अंक होंगे, जो कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इन मैच को जीतने के लिए ये टेबल बनाना आवश्यक है। जब तक यह टेबल नहीं बनेगी हम यह डिसाइड नहीं कर सकते। प्रश्न 33 को भी इसी टेबल के आधार पर हल करना है, परंतु प्रश्न 33 में नीचे का जो क्वेश्चन है लिखा है, यदि टीम Q और टीम S के बीच बराबरी पर ख़त्म हुआ है। वहाँ पर बराबरी पर ख़त्म नहीं हुआ था, यहाँ Q और S के बीच बराबरी पर ख़त्म कर दिया है, तो टीम Q और टीम R के बीच के मैच का परिणाम क्या होगा। जैसा हम जानते हैं P के 0 अंक हैं, तो P कोई सा मैच नहीं जीतेगा। Q के 4 अंक हैं, 4 अंक लाने के लिए उसे एक बराबरी पे करना है S के साथ, इसका मतलब 1 अंक उसको बराबरी से मिलेगा, तो उसके 2 बराबरी के मैच होंगे, क्योंकि उसे 4 अंक करने के लिए 2 बराबरी के और 1 जीत के, इस प्रकार उसे 4 अंक करना है। तब उसके 2 मैच बराबरी के होंगे, जिसमें से 1 मैच उसका S के साथ बराबरी पे होगा। इसका मतलब निश्चित ही R के साथ उसका मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ होगा। तब हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 34 जिसमें लिखा है, मेघा और निखिल ने मोम के एक बेलनाकार मोमबत्ती बनाई। मेघा की मोमबत्ती के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः R और H है। निखिल की मोमबत्ती का आयतन मेघा की मोमबत्ती के आयतन का 1/4 है। निम्न में से कौन सा विकल्प निखिल की मोमबत्ती क्रमशः आधार की त्रिज्या ऊंचाई हो सकती है। हम चारों को चेक करके देखेंगे कि कौन सी त्रिज्या और ऊंचाई होगी। चूँकि मेघा की जो मोमबत्ती है बेलनाकार, तो उसका जो आयतन होगा πr² H के बराबर होगा। निखिल का जो मोमबत्ती है उसकी 1/4 है, तब निखिल की मोमबत्ती का जो आयतन होगा वो 1/4 πr² H के बराबर होगा। आइए हम पहले देखते हैं, जिसमें लिखा है त्रिज्या R/2 और ऊंचाई 2h है। तो πr² H में यदि हम मान रखें तो हमारा जो मान आएगा 1/2 πr² H आएगा, जो कि 1/4 πr² H के बराबर नहीं है। इस प्रकार दी गई त्रिज्या और ऊंचाई इस बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई नहीं होगी। ऑप्शन दूसरा देखें, जिसमें b की वैल्यू लिखी है, त्रिज्या की वैल्यू लिखी R/4 और ऊंचाई लिखी 4h, जिसे हम πr² H में रखेंगे और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/4 πr² H, जो कि निखिल की मोमबत्ती का आयतन है। अर्थात यह ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा। परंतु इसमें दो ऑप्शन और हैं जिनमें त्रिज्या और ऊंचाई दी है। यदि हम इन्हें हल करके देखें तो हमें तीसरे में 1/8 πr² H प्राप्त होगा और चौथे में हमें 1/64 πr² H प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 34 का सही ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 35 जिसमें लिखा है, 2 प्राकृत संख्याएं g और h इस प्रकार हैं कि g का मान h से बड़ा है और g को h से भाग देने पर 13 शेषफल बचता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सदैव h से विभाजित होगा। इसे हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि g बराबर 30 और h बराबर 17, जहां g का मान h से बड़ा है। तब यदि हम 30 को 17 से भाग दें तो शेषफल निश्चित ही हमें 13 प्राप्त होगा। अब हम पहला विकल्प देखते हैं, जिसमें लिखा है g + h, अर्थात 30 + 17 जो कि 47 के बराबर है। 47 जो है 17 से विभाजित नहीं, अर्थात h से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा
जिसमें लिखा है G+13 अर्थात 30+13 बराबर 43, जो कि 17 अर्थात S से विभाजित नहीं है, तब यह ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा, G+H+13, इस आधार पर यदि मान निकालें तो 30+17+30 बराबर 60, जो कि 17 से विभाजित नहीं अर्थात S से विभाजित नहीं, अर्थात यह ऑप्शन भी गलत है। चौथा और आखिरी ऑप्शन, G+H-13 अर्थात 30+17-13 बराबर 34, जो कि 17 से अर्थात S से विभाजित है। इस प्रकार यह ऑप्शन सही है। तो प्रश्न 35 का सही ऑप्शन डी है। इस प्रकार भाग 3 में हमने प्रश्न 24 से 35 के हल देखे। अगले वीडियो में हम शेष प्रश्नों का हल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।